एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं लेकर आई हूँ पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी डायरकी and D legislative councils. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो बेसिकली ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे पहली बार हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कम्युनलिज्म की बात हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या था, मुस्लिम्स जो है मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ही वोट करेगा, हिंदू हिंदू कैंडिडेट के लिए ही वोट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on A. 13 December 1946, B. 22nd January 1947, C. 3rd June 1947, D. 29th August 1947. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 अगस्त 1947। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम दिया गया था ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सेटअप हुई थी ऑन 29 अगस्त 1947। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच schedule of the Constitution of India can be transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? A. 3rd schedule, B. 5th schedule, C. 9th schedule, and D. 12th schedule. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली डील करता है विद द शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है विद द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। तो पर्टिकुलरली माइनिंग जो है वहाँ पे डिक्लेयर हो जाती है नल एंड वॉइड, जो कि डायरेक्टली ले डाउन किया गया है, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उनके कस्टम्स एंड लॉज ऐसे हैं जिस बेसिस पे ट्राइबल एरिया में एक नॉर्मल पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर मूवमेंट। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे माइनिंग भी डिक्लेयर हो जाती है नल एंड void. So the next question is, which of the following is not possible by law of parliament under article 3 of the Constitution of India? A. Formation of new states, B. Alteration of areas of states, C. Alteration of boundaries of states, D. Admission of new states. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो हम जब आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो ये बेसिकली बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से अगर हम कोई नई स्टेट बना रहे हैं दैट इज एक्सेप्टेबल अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, उसके अलावा ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स वो भी इंक्लूड होता है इसमें, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, वेयर एज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेसेशन। ठीक है, या हम कई और कंट्री को कैप्चर या किसी और कंट्री के एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, दैट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 3। ये हमने बेरूबारी यूनियन केस में भी देखा था, उसके लिए हमें एक स्पेशल पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की जरूरत होती है, तो ये आर्टिकल 3 के एम्बिट में फॉल नहीं करता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन्स? A. Equality before law, B. Right to freedom of expression, C. Right to freedom of life and liberty, and D. Right against exploitation.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कुछ राइट्स जो हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ फॉरेनर्स के लिए एज वेल एज सिटीजन्स के लिए भी हैं। तो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन जो है पर्टिकुलरली एक ऐसा राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही गारंटीड है। वेयरएज इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि या राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये ऐसे मेजर राइट्स हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी हैं, बी इट एन इंडियन सिटीजन, बी इट अगर आप कहें अ फॉरेन सिटीजन। वेयरएज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली आप कहें रिजर्व फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements about the Rajya Sabha is correct? A, it is not subject to dissolution. B, its members are chosen by direct elections from territorial constituencies in the states. C, it is required to choose as soon as may be a member of the Rajya Sabha to be the chairman thereof. D, the Attorney General of India does not have the right to speak in the Rajya Sabha. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो जब राज्यसभा की बात आती है इट इज द अपर हाउस जिसे हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। तो परमानेंट हाउस मीन्स कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं दे रिटायर आफ्टर द टर्म ऑफ 6 years। ठीक है, सो द स्टेटमेंट 1 यानी कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिविलेज मोशन can be raised against a minister when he A, loses confidence in the government, B, absents himself from a long time, C, withholds facts of a case or gives distorted versions of the facts, D, limit value। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदहोल्ड फैक्ट्स ऑफ अ केस और गिव्स डिसॉर्टेड वर्जन्स ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि डायरेक्टली झूठ बोलना, है ना। लूजेस द गवर्नमेंट के अंडर कॉन्फिडेंस तो इज अ नॉर्मल थिंग, है ना, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए। सेकेंडली एब्सेंस हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल विद ड्यू रीजन्स। लिमिट वैल्यू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल विद मतलब थोड़े बहुत रीजन्स के साथ। बट a member or a minister who lies or who is molding facts, it will result in privilege motion to be raised against that kind of a minister. So जो option C है withholds facts of a case or gives distorted versions of the facts is the correct answer. So the next question is money bill has been defined by the constitution under article A 109, B 110, C 111 and D both B and C। तो एक फेयरली सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 110, यानी कि आर्टिकल 110 में हमने मनी बिल को डिफाइन किया है। दैट काइंड ऑफ बिल विच डील्स विद द मनी एंड कैन ओनली बी एक्सक्लूसिवली रेज्ड इन द लोकसभा। ठीक है, तो मनी बिल हमारा वो बिल होता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989, which of the following is barred? A, anticipatory bill, B, post arrest bill, C, benefit of probation and D, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल एक्चुअली में उस तरह की बेल होती है जब आपको पता है कि आपने कोई क्राइम किया है या आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए या किसी कारणवश आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो जब आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं तो अंडर दीज काइंड्स ऑफ एट्रोसिटीज़ आप एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको अलाउ कर देता है लॉ, सो यू कैन वेरी वेल कमिट अ क्राइम अगेंस्ट सच पीपल और सच काइंड ऑफ क्लास या कास्ट, तो आप उससे बच भी सकते हैं, आप बेल पे छूट जाएंगे। तो इसका मोटिव ही खत्म हो जाएगा इस एक्ट का। सो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल इज एक्सक्लूसिवली बार्ड इन द सिचुएशन अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। So the last question is judicial review in the Indian Constitution is based on A, due process of law,
B, procedure established by the law, C, rule of law, and D, precedents and convention. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो इसमें एक सिंपल ट्रिक है कि जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया ने बोरो किया है फ्रॉम द यूएस इटसेल्फ, है ना। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया या रूल ऑफ लॉ हो गया, बेसिकली ये हमारे पास इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जो है हमारे पास अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो हमने बोरो किया है। प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस जो है दीज आर द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे हम इन चीज़ों को फॉलो इतना नहीं करते। प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशन जो है दीज आर अ पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम यहाँ पे किसी से बोरो नहीं कर सकते या बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश हो चुका है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या उसके अगेंस्ट जा रहा है उसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वॉइड। तो आज के सेशन में इतना ही। डू कमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी सजेशन हो तो यूर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच।